बहनों, प्रज्ञा संगीतांजलि में पुनः आपका स्वागत है। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवनी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है। अब फिर भी कोशिश किया था कि पार्ट 2 में कवर हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये बताया कि शास्त्री जी की मृत्यु तक की चर्चा मैंने कर दी और उनकी समाधि स्थल का नाम बताया, विजय घाट। कभी मौका मिले दिल्ली जाने का तो गांधी जी की समाधि, नेहरू जी की समाधि और शास्त्री जी की समाधि का अवश्य विजिट करें। खाद्यान्न समस्या पर बात करते हैं कि उस समय खाद्यान्न समस्या इतनी ज़बरदस्त थी कि देश में इतनी पैदावार नहीं होती थी कि हमारे देश की पूरी आबादी को खाना मिल जाए, गेहूं मिल जाए, अन्य खाद्यान्न भी बहुत कमी थी। तो ऐसी स्थिति में उधर युद्ध चल रहा था। तो शास्त्री जी ने एक आह्वान किया। उन्होंने उधर अमेरिका ने ये धमकी दी थी कि हम वो PL-40 जो गेहूं लाल रंग का आ रहा था वो भी नहीं देंगे। तो क्या किया जाए? तो शास्त्री जी ने एक आह्वान किया देश से कि भाई ऐसा करिए कि सप्ताह में एक दिन सोमवार की शाम को हर व्यक्ति भारत का उपवास रखेगा। आप आश्चर्य करोगे कि पूरे देश ने उसका पालन किया। हर घर में शाम को खाना सोमवार का नहीं बनता था। रेस्टोरेंट, होटल तक बंद रहते थे, कहीं खाना मिलेगा ही नहीं। एक और बात बता दें कि ये आह्वान करने से पहले उन्होंने ये प्रयोग पहले घर में किया और अपने घर में अपनी पत्नी से कहा कि आप लोग एक समय भूखे नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं रह सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, सोमवार को भोजन नहीं बनेगा, और नहीं बना और किसी को कोई समस्या नहीं हुई, परिवार वाले खुश रहे। उन्होंने कहा कि ये प्रयोग जब मैंने अपने घर में कर लिया तो जब हमारे यहाँ लोग भूखे रह सकते हैं तो पूरे देश भी सहयोग करेगा, और इस तरह पूरे देश ने सहयोग किया। दूसरा उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने कहा भाई देखिए, गार्डन में आप लोग फूल उगाते हो, घास उगाते हो, बहुत कुछ उगाते हो, अब से आप सब्जियां उगाइए। जिसके पास थोड़ी ज़मीन है अच्छी, वो उसमें गेहूं पैदा करे, खाद्यान्न उत्पादन करे, और इस तरह से खाद्य समस्या हल होगी। आप अपने खाने भर का अनाज खुद पैदा कर लो। तो घर घर खेती होने लगी। और मैं उस समय बहुत बच्चा था, बहुत बचपन था हमारा, मुझको अच्छी तरह याद है कि घर घर में गेहूं उगाया जाने लगा, घर घर में सब्जियां उगाई जाने लगीं। हर एक के किचन गार्डन जो होते थे उनमें सब खाने का सामान, और इतनी पैदावार बढ़ गई देश की, इतनी पैदावार बढ़ गई कि पूरे देश को कोई दिक्कत नहीं रही। फिर भी दिक्कत ना हो, कनाडा से शास्त्री जी ने गेहूं मंगाया, वो भी रहा, और देश के लोगों ने स्वयं अपना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की। इस तरह से आगे उसके आंकड़े बताते हैं कि फिर ये परमानेंट इलाज तो नहीं हुआ कि उपवास रख दें और गार्डन में ये उगाएं। तो किसानों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उनको अच्छा बीज नहीं मिल रहा था, अच्छा खनिज खाद्य नहीं मिल रहा था, पानी की दिक्कत थी, सिंचाई की समस्या थी। तो इन तीनों समस्याओं पर उन्होंने गौर किया। मैक्सिको से बहुत अच्छे क्वालिटी के बीज मंगाए और किसानों में दिए। उर्वरक, खनिज उर्वरक बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे देश के किसानों को उपलब्ध कराया। सिंचाई की जहाँ तक संभव हो सकी बड़ी बड़ी नहरें और ट्यूबवेल, और इस तरह से बहुत कोशिश किया कि ज़्यादातर लोगों को, किसानों को खेतों में पानी मिल जाए, और उसका असर हुआ। आप ये समझ लीजिए कि 1964 में कुल खेती होती थी 4 लाख हेक्टेयर। 4 लाख हेक्टेयर में कुल खेती होती थी, और इन्होंने खेती की जमीन जब सुविधाएं दे दी तो खेती की ज़मीन बढ़ने लगी। जो परती पड़ी रहती थी ज़मीन, उसमें भी खेती होने लगी। तो 1970 आते आते 40 लाख हेक्टेयर ज़मीन में खेती होने लग गई।
आप समझिए, जहां पहले 120 लाख टन उत्पादन होता था, 170 लाख टन होने लग गया। तो आत्मनिर्भरता का बीज जो उन्होंने बोया 1966 में, वो जाके 1990 में फलित हुआ और हमारा देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया। आज की स्थिति तो ये है कि हम स्वयं तो खा ही लेते हैं, अगले 2 साल का 3 साल का गल्ला हमारे पास रिजर्व में रहता है। अगर सूखा पड़ जाए, वर्षा हो जाए, बाढ़ आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, गल्ला हमारे पास कम नहीं है। इसके अलावा हम दूसरे देशों की मदद कर सकते हैं और करते हैं। तो ये तो हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कर दिया। 18 महीने के शासनकाल में इसमें बहुत काम किया। उसके बाद श्वेत दूध का उत्पादन भी बहुत कम होता था, भाई पशुओं को चारा नहीं मिलता था और बहुत सुविधाएं नहीं थी। तो वो सारी सुविधाओं, इस पर बात बहुत ज़्यादा की जा सकती है। तो इन्होंने इसकी भी व्यवस्था की कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन हो और उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से उत्पादन हो और उसका वितरण हो और किसानों को उसका मूल्य भी अच्छा मिल जाए और पूरे देश को दूध मिल भी जाए। तो उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गुजरात में और अमूल एक संस्था बनाई जो उसका कि उन्होंने बहुत प्रमोशन किया। उसने जो है इतने सिस्टमेटिक काम किए कि दूध का उत्पादन पर्याप्त होने लग गया देश में और देश को आत्मनिर्भर करीब करीब बना ही दिया। आगे बताते हैं कि जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, पूरा देश शोक में था, तो भारत ने ये फैसला किया कि इस महान नेता को अपने देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, वो दिया जाए। और 1966 में भारत ने उनको भारत रत्न से विभूषित किया। शास्त्री जी कितने ईमानदार और कितने संस्कारी और कितना उच्च चरित्र के आदमी थे, इसके बारे में उनके बेटे सुनील शास्त्री ने और नैयर साहब ने, और नैयर जो प्रेस सचिव थे, और उनके दूसरे बेटे सुनील शास्त्री ने बहुत सी घटनाएं, बहुत से संस्मरण बताए हैं। उनमें 2-3 मैं आपको बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि सुनील शास्त्री पढ़ते थे स्कूल में, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में है, वहाँ पर ये एडमिशन नहीं, इसके पहले दूसरी बात बता दें। ये तो स्टीफेंस में तो जब हायर एजुकेशन में गए, जब वे सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ते थे, तो साल में आखिर में जब एग्ज़ाम हो जाते थे तो रिपोर्ट कार्ड मिलता है। तो प्रथा ये होती है कि पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है और उसमें जो पेरेंट्स को जो है दिया जाता है रिपोर्ट कार्ड उनके बच्चों का। तो पेरेंट्स मीटिंग तो पहले नहीं होती थी, लेकिन ये सिस्टम था कि लोग जाकर के माता पिता और रिपोर्ट कार्ड अपने बच्चे का लाते थे। तो शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो अब प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन वो आपको मैंने बताया कि उनके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं था और ये भाव कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। और स्कूल को खुद ऑर्डर कर देते थे, स्कूल का प्रिंसिपल भागा भागा आता और रिपोर्ट कार्ड लेके इनके पास पहुंचाता। लेकिन उन्होंने कभी भी पद का मतलब अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा मैं पिता हूं तो मैं स्वयं जाऊंगा रिपोर्ट कार्ड लेने। और एक प्रधानमंत्री सेंट कोलंबस स्कूल के गेट पे पहुंच गया, वहाँ तो भड़कम मच गया कि हैं प्राइम मिनिस्टर स्कूल में। तो उन्होंने कहा मैं इस समय प्रधानमंत्री के हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं एक पिता के हैसियत से आया हूँ और रिपोर्ट कार्ड लेना है। उन्होंने कहा अरे साहब आप कहते वहीं पहुँचा दिया जाता या सुनील को ही अनिल को ही दे देते। अनिल शास्त्री उनके लड़के ने उन्होंने कहा कि अरे साहब आप आए। खैर, तो इस तरह से वो रिपोर्ट कार्ड उनको मिल गया
दूसरी घटना बताते हैं अनिल शास्त्री कि जब यहाँ से निकलने के बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो अब एडमिशन लेना था तो वहाँ फार्म भरना था। तो फार्म में इन्होंने लिखा अपना नाम तो अनिल शास्त्री पूरा लिखा, पिता की जगह लाल बहादुर शास्त्री की जगह LB शास्त्री लिख दिया, पता की जगह लिख दिया 10 जनपथ नई दिल्ली। और उसके बाद काम क्या करते हैं पिता, तो सरकारी कर्मचारी लिख दिया। तो वहाँ जो लोग फार्म को चेक कर रहे थे, देख रहे थे, पढ़ते पढ़ते, तो एक मिस्टर रॉबर्ट थे, तो उन्होंने बुलाया अनिल शास्त्री को, कहा कि बेटा ये बताओ कि तुमने पता 10 जनपद लिखा है, तो 10 जनपद तो प्रधानमंत्री आवास है, तो वहाँ तुम्हारे पिता काम करते हैं? कहें हाँ साहब वहाँ काम करते हैं। तो किस पद पे काम करते हैं? तो ये चुप हो गए। कहने ने बताओ, हो सकता है किसी छोटे पद पे हों, तुमको बताने में शर्म लग रही हो, तो ऐसा है तुम्हारा एडमिशन तो यहाँ होगा, तुम इतने मेधावी छात्र हो, उतने अच्छे नंबर से पास हुए हो, एडमिशन, लेकिन ये भाई साफ साफ लिखना पड़ता है कि किस पद पर है, तो ये पद बताओ किस पद पर है। तब अनिल शास्त्री मजबूर हो गए, तब उनको कहना पड़ा कि माय फादर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री। कहे नो, LB शास्त्री मीन्स लाल बहादुर शास्त्री, प्राइम मिनिस्टर, तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो? तो उन्होंने कहा यस सर। वो तो उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा, हाथ पकड़ा और तुरंत प्रिंसिपल साहब के कमरे में ले गए और कहें साहब ये प्रधानमंत्री का लड़का अपने स्कूल में पढ़ने आया है। कितने बड़े गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इसने ID भी छिपाई। तो कहा क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? उन्होंने कहा मेरे पिता नहीं चाहते कि इस बात का अनुचित लाभ या फ़ायदा हम कोई दे कि ये प्रधानमंत्री के बेटे हैं। तो प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो मतलब सब कुछ माफ़ है, उल्टा सीधा गलत सही सब माफ़ है, तो ऐसा नहीं है। शास्त्री जी ये नहीं पसंद करते हैं, इसलिए मुझको छिपाना पड़ा। और मैं जैसे अन्य बच्चे हैं सामान्य, वैसे ही मैं भी, मेरे पिता यही चाहते हैं। अब आप देखिए, व्यक्तित्व की विराटता देखिए, बड़प्पन देखिए। यहाँ तो अगर कोई एक छोटा सा अफसर भी बन जाता है तो दिमाग खराब हो जाते हैं। अब वो सोचता है कि सारी दुनिया मेरी नौकर है। और अगर कोई छोटा सा रेलवे में अफसर हो जाता है, सोचता है कि ट्रेनें हमारे मर्जी से चले, हमारी मर्जी से रुकें। और अगर मैं कहीं जाने वाला हूं तो ट्रेन को फ़ोन कर दें कि भाई ट्रेन को रोको, आधा घंटा रोको, मैं आ रहा हूं। मतलब एक्सपेक्टेशन ये होती है, अनुचित लाभ लेना चाहते हैं। दूसरी बात, उनके दूसरे बेटे एक और थे, सुनील शास्त्री। सुनील शास्त्री जो थे वो बहुत सीधे साधे थे, शास्त्री जी की तरह वो भी छोटे कद के और बहुत सीधे साधे थे। और क्योंकि छोटे थे, दुलारे प्यारे बहुत होते हैं बच्चे घर में, तो जब थोड़ा सा समझदार हुए तो शास्त्री जी के कमरे में जाया करते थे, तो उनके टेबल पर एक गुरु नानक का वाक्य, गुरु नानक के द्वारा बोला गया एक वाक्य जो है बड़ा सुंदर सा, उनके शीशा एक लगा लोग रखते हैं टेबल पर, उस शीशे के नीचे मोटे मोटे अक्षरों में वो वाक्य लिखा था। वो वाक्य तो नहीं बता सकता हूँ अभी, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन था वो मैं बताता हूँ। ट्रांसलेशन तो ये था कि यानी गुरु नानक जी क्या कहना चाहते हैं, और वो शास्त्री जी ने आदर्श वाक्य की तरह अपने टेबल पे लगा रखा था। क्या था कि घास की तरह छोटा बनकर रहो। कहा घास की तरह छोटा बनकर रहो, क्योंकि बड़े बड़े वृक्ष आंधी पानी में उखड़ जाते हैं, जबकि घास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो तुम छोटे बनो, लेकिन इतने मजबूत बनो कि तुम्हें कोई उखाड़ नहीं सके, ना आंधी, न पानी, न परिस्थितियां विपरीत हों, फिर भी
उन्होंने गुलाब के फूल का उदाहरण देके सुनील शास्त्री को समझाया, शास्त्री जी ने, कि गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, खिलता है फूल, खुशबू देता है, लेकिन 3 ही दिन के लिए, 3 ही 4 दिन में उसको फूल मुरझा जाता है और लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसी सुंदरता और ऐसी खुशबू से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि ताजमहल, उन्होंने पूछा कि ताजमहल देखा है? उन्होंने सुनील शास्त्री ने कहा हाँ देखा है बाबूजी। तो कहा ताजमहल में कितने लोग देखने आते हैं? कहीं लाखों लोग आते हैं। कहने लगे कि एक समय आ जाएगा, कभी न कभी एक समय आ जाएगा कि ताजमहल भी खंडहर हो जाएगा, नहीं रहेगा, दुनिया ही नहीं रहेगी, इस लोक में आकर सभी कुछ मिट जाने वाला है। तो उसके बाद लोग आएंगे देखने के नहीं? तो कहने लगे कि फिर तो निरुत्तर थे। शास्त्री जी ने कहा उसके बाद भी लोग देखने आएंगे। ऐसी चीज़ ही है ताजमहल, उसके खंडहर को भी देखने आएंगे कि भाई यहाँ कभी ताजमहल हुआ करता था। तो उन्होंने कहा बेटा, ताजमहल की नींव के पत्थर तब भी बने रहेंगे, खंडहर गिर जाएगा, ताजमहल गिर जाएगा, लेकिन नींव में जो पत्थर हैं वो जस के तस बने रहेंगे। तो तुम भी अपने जीवन में नींव के पत्थर बनो, और इतने मजबूत पत्थर बनो कि तुम्हारे कार्यप्रणाली, तुम्हारे कर्म, आदर्श इतने ऊंचे हों कि तुम नहीं रह जाओगे एक दिन, तुम्हारे काम जिंदा रहेंगे, तुम्हारे आदर्श जिंदा रहेंगे। और इस तरह से तुम पत्थर, नींव के पत्थर बनो कि तुम्हारे न रहने पर भी तुम जीवित रहो। सुनील शास्त्री कहते हैं ये बाबूजी ने हमें उपदेश दिया, और उसी प्रेरणा पर उन्होंने कहा कि मैं तो पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहता था, लेकिन हमारी माता ने जो है बहुत जोर दिया कि क्यों नहीं पब्लिक लाइफ में आना चाहते हो, और तुम पब्लिक लाइफ में आओ, यहाँ भी सेवा का पूरा मौका मिलता है। तो गोरखपुर से चुनाव लड़े और जीते, और असेंबली में आए, और असेंबली में आने के बाद थोड़े ही दिन बाद मंत्री भी बना दिए गए सुनील शास्त्री। तो वो बताते हैं कि जब हमारे पिता प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले आकर के घर पे मेरी दादी यानी उनकी माता, उन्होंने अपनी माता जी के पैर छुए, और उनके माता ने सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटा, इस समय तुम मुखिया बन गए हो देश के, और तुम्हारी सांस पे भी, जो तुम सांस लेते हो उस पर भी देश का अधिकार है। कोई भी ऐसा काम न करना जो देश को क्षति पहुंचाए, और कभी किसी को सताना नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी दादी ने उनको बताई थी, और हमारे बाबूजी उसी पर चले। जब मैं मंत्री पद की शपथ ले रहा था तो राजभवन में मेरी माता भी बैठी हुई थी। मुझको अपने पिता का वो दृश्य याद हो आया, तो मैं भी उतर के गया। सबसे पहला काम ये किया कि अपनी माँ के पैर छुए, और उन्होंने भी मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, कहा कि बेटा, अपने पिता की तरह बनना, पिता की तरह ही काम करना। एक बात सुनील शास्त्री ने बहुत ही अच्छी बताई है, और वो उल्लेखनीय है, बताना बहुत आवश्यक है। सुनील शास्त्री ने ये बताया कि एक बार मैं बहुत बच्चा था, बहुत बड़ा नहीं था, उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन समझदार था। तो बाबूजी अपने कपड़े उपड़े पहन करके कहीं जाने के तैयारी में थे। तो मैंने पूछा कि बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा, हम आर्मी हॉस्पिटल जा रहे हैं। और उस समय 1965 का युद्ध चल रहा था, और तमाम सैनिक जो घायल हो जा रहे थे युद्ध में, वो आर्मी हॉस्पिटल लाए जाते हैं इलाज के लिए। तो सैकड़ों सोल्जर्स जो थे, अफसर जो थे मिलिट्री के, वो सब वहाँ एडमिट थे। तो कहने लगे कि मैं उनको देखने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? तो सुनील शास्त्री ने कहा कि मैं तुरंत तैयार हो गया। मैंने कहा क्यों नहीं चलूँगा बाबूजी, और मुझको आप ले चलेंगे तो मैं चलूँगा। तो मैं शास्त्री अपने बाबूजी के साथ कार में बैठ करके जब मिलिट्री हॉस्पिटल पहुँचा,
जाहिर है प्रधानमंत्री आए हैं तो सब स्वागत कर रहे थे। गेट ही पर बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े आर्मी अफसर सब खड़े थे, तो वो उनको तुरंत ले गए हॉस्पिटल में जहाँ सब एडमिट थे। तो हमारे बाबूजी अब शास्त्री जी को बताते हैं कि वो एक 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 सोल्जर के बेड पर जा रहे थे, उससे बात कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, ढाढ़स बंधा रहे थे, उसके सर पे हाथ फेर रहे थे और हिम्मत बंधा रहे थे। करते करते काफ़ी आखिर में एक और पेशेंट था जिनका नाम था मेजर भूपेंद्र सिंह, और उनका शरीर जगह जगह से फट गया था और फट जाने की वजह से खून रिसता रहता था और बहुत बुरी दशा थी। और डॉक्टरों ने अलग से शास्त्री जी से बताया कि देखिए साहब, ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बचे, हो सकता है ना बचे, और बचा पाना मुश्किल है। इसकी चोट जो है बाहर और भीतर सब तरफ लगी हुई है, तो ये बहुत इसकी गंभीर स्थिति है, शायद बच ना पाए। तो शास्त्री जी ने सुना और सुनने के बाद उसके पास गए और उसके बालों में हाथ फिराया, सर पे हाथ फिराया और कहा कि मेजर हाउ आर यू। तो मेजर की आंख से आंसू गिरने लग गए। उन्होंने कहा, मेजर भूपेंद्र सिंह, तुम भारत की सेना के जवान हो, मेजर हो, भारत की सेना दुनिया में जानी जाती है बहादुरी के लिए, तुम इतने बहादुर आदमी हो फिर रो रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं मर जाऊँगा, कोई पता नहीं है जीऊँगा कि मर जाऊँगा, ज़्यादा उम्मीद है कि मैं मर जाऊँगा, उसके लिए मैं दुखी नहीं हूँ। ये मेरे खुशी के आंसू हैं कि मेरी एक कामना थी मन में कि मैं कभी प्रधानमंत्री से मिलूं, अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलूं, और दूसरी कामना ये थी कि खड़े होकर उनको सैल्यूट करूं और उनसे शेक हैंड करूं। तो मुझे दुख है कि मैं खड़े होकर आपको सैल्यूट नहीं कर सकता। और आपसे शास्त्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, और उन्होंने खुद उनके हाथ पे हाथ फेरा और कहा कि जल्दी ही ठीक हो जाओगे, मैं तुमसे गले मिलूंगा, जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगे। सुनील शास्त्री कहते हैं कि मैंने जीवन में पहली बार अपने बाबूजी की आंखों में आंसू देखे। शास्त्री जी बहुत पक्के दिल के थे, कभी उनके आंख से आंसू नहीं आते थे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन उस मेजर की बात सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो बहुत डिस्टर्ब थे। घर आ जाने के बाद भी ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, इतने महान, और सचमुच उनको भारत रत्न दिया गया, बहुत उचित है। मैंने सारी करीब काफ़ी घटनाएं, बहुत से संस्मरण और भी हैं, अब उनको छोड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो संस्मरणों की तो भरमार है। एक बार की बात है कि जब वो प्रधानमंत्री बने और बनने के बाद रामनगर गए बनारस में अपने घर, तो वहाँ पर फोर्स लगी हुई थी। भाई प्रधानमंत्री आ रहा है और प्रधानमंत्री के घर पर तो फोर्स लगनी ही थी, तो बहुत सारी पुलिस और ये पूरी फोर्स लगी हुई थी। तो वो जब देखा तो उन्होंने कहा, फोर्स क्यों लगी है, ये तो मेरा घर है। तो उन्होंने कहा, साहब आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है। तो उन्होंने कहा, ये सब कुछ नहीं चलेगा, फोर्स हटाइए, ये तो मेरा घर है, मैं तो यहाँ बचपन से पला बड़ा हूँ, यहीं खेला हूँ, यही खेलता रहा हूँ, दरवाजे बाहर खेलता रहा हूँ बच्चों के साथ, यहाँ भी मुझको फोर्स की ज़रूरत है और मेरा कोई शत्रु नहीं है। ये भारत मेरा देश है और यहाँ पर शत्रु तो मेरा कोई है ही नहीं, कोई मुझको क्यों मारेगा। तो मैं
अगर मुझको अपने घर में सुरक्षा की ज़रूरत पड़े तो ये बात ठीक नहीं है। शास्त्री जी ने कहा फोर्स हटाइए, तब मैं अपने घर में प्रवेश करूँगा। फोर्स हटा ली गई, शास्त्री जी तब उतरे, आराम से अपने घर में गए। कहीं अब मैं लग रहा है कि मैं सचमुच अपने घर आया हूँ। घर पे आने का जो आनंद होता है अब मैं महसूस कर रहा हूँ, वरना तो लगता कि मैं जेल में हूँ और एक तरीके से नज़रबंद हूँ, हिरासत में हूँ। वो भाव तो आ रहा नहीं आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप लोग इसको अपनों भी सुने, बच्चों को सुनाएं। और मैं तो कहता हूँ कि भाई एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। मेरे पास सब्सक्राइब भी आ रहे हैं, शेयर भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी कमेंट नहीं, ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने किए हैं, करना शुरू किया। आप लोग भी कमेंट करें और सुझाव दें कि मुझको और आगे क्या, मैं अगला भी कोई न कोई बड़े लीडर को जिसको भारत रत्न मिल चुका होगा उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आभार।